हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर एम्पायर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले कोई भी एग्जाम में इसके ऊपर से काफी क्वेश्चंस आते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ इट। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उसका इलेक्शन कैसे होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है। तो ये सारे के सारे आपके सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। एंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस आपको उसमें मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो प्रेसिडेंट के बारे में जो हमें बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। अब हम वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है आर्टिकल 51, जो बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये अभी रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद जी ये हमारे कौन से प्रेसिडेंट हैं, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारे 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 14th प्रेसिडेंट, और हमारे करंट प्रेसिडेंट है। तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लॉन्गेस्ट टर्म स्पेंड किया है, अराउंड 12 ईयर्स जो है मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने ऑफिस में की है, 1950 से लेकर 1962 तक। और क्या होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये हमारे इंडियन के हेड होते हैं, इंडियन स्टेट के, और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, जिसका जिक्र जो है आपको आर्टिकल 53 क्लॉज 1 में मिल जाएगा। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आपसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हु इज द पार्ट ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव। या आपके यूपीएससी में भी बहुत बार पूछ चुके हैं, और जुडिशरी के भी बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट होता है वो कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। प्लीज मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके अलावा आपकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट हमारे आर्म फोर्सेस के। तो ये किसमें, कौन सा आर्टिकल के अंदर कवर होता है? आर्टिकल 52 क्लॉज 2 में। और ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, एंड ही इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ नेशन। तो हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और इसके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या मैं और आप एलिजिबल है इसके इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके जो इलेक्शन के प्रोविजंस है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, वो आर्टिकल 54 में डिस्कस किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन जो है एलिजिबल है। क्या आप और मैं वोट दे सकते हैं? नहीं। तो इसमें कौन वोट सकता है? आर्टिकल 54 क्लॉज ए में बताया गया है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पार्लियामेंट होती क्या है। तो चलो एक रिकैप देखते हैं। बेसिकली पार्लियामेंट क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट द पार्लियामेंट, व्हाट डज इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ये तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं। लोकसभा को हम और किस नाम से आते हैं? लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसको लोअर हाउस और इसको अपर हाउस भी बोलते हैं। इसमें आपके टोटल मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स एमपीज होते हैं। इस पार्लियामेंट में आपके एमपी बैठते हैं, ठीक है। तो आपके इसमें जो एमपीज हैं वो आपके 552 आपके मैक्सिमम है, और इसमें आपके 250 हैं। ये जो होते हैं दो तरह के होते हैं, आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। यहाँ पर भी आपके होते हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। अभी आपका जो प्रोविजन है, आपके जो दो नॉमिनेटेड सीट्स थी, ये दो थी आपकी एंग्लो इंडियंस की, जो कि अब आपके 2020 के अमेंडमेंट के बाद ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। और यहाँ पे आपके कितने होते हैं? इलेक्टेड होते हैं आपके 238 और नॉमिनेटेड होते हैं 12। तो ये 12 कौन होते हैं आपके? द वन हु हैव अ स्पेशल नॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कल्चर। तो ये आपको मैंने ब्रीफली बता दिया अबाउट द पार्लियामेंट। तो बोथ हाउसेस कौन से हो गए आपके? लोकसभा एंड राज्यसभा, दीज आर द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो चलिए हम वापस अपनी वीडियो पर आते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, तो बोथ द हाउसेस में हमने पढ़ा लोकसभा और राज्यसभा। अभी हमने देखा कि लोकसभा राज्यसभा में दो तरह के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो सिर्फ जो इलेक्टेड वाले होते हैं यही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड वालों का प्रोविजन नहीं है। तो ओनली इलेक्टेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट।
ठीक है। सिमिलरली हमारी जितनी भी स्टेट्स होते हैं वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है कि वहाँ के पे भी आपके सारे इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके पास आज की डेट में कितनी स्टेट्स हैं? 28। जम्मू कश्मीर इसमें से रिमूव हो चुका है। ठीक है। और इसके अलावा क्लॉज बी में स्टेट्स का जो प्रोविजन दिया गया है, आपकी तीन स्टेट्स जो है दिल्ली, पुडुचेरी और जे-एन-के, इनको भी स्टेट्स ही बोला गया है, लेकिन अलग से हम इसको पढ़ेंगे यूटीज को। सिर्फ आपकी 9 यूटीज में से सिर्फ इन 3 यूटीज को ही वोट डालने की परमिशन है। क्यों, ये हम बाद में देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन है नॉमिनेटेड मेंबर्स को क्यों नहीं दिया गया और कौन कौन से। ना ही नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा के और ना ही राज्यसभा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जितनी भी आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जितनी भी आपके रिमेनिंग ड्यूटीज हैं उसके भी जो मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविजंस नहीं है, क्योंकि इनको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नॉमिनेशन कौन करता है? जब प्रेसिडेंट चुनकर आते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, तो फिर ये इनको नॉमिनेट करते हैं। क्योंकि इन सारे प्रोविजंस जो नॉमिनेशन का प्रोसीजर होता है, इनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। जब हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया देंगे तब ये इलेक्शन वो उनको नॉमिनेट करते हैं, दैट्स व्हाई। अब बात करते हैं हम अपना मैनर ऑफ इलेक्शन की, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, जो कि आपका आर्टिकल 55 में मेंशन है। जो आर्टिकल 55 में मेंशन है कि हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी कि किस कौन सी सीट्स किसको मिल रही है, कैसे कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, तो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है। तो इन सबको ये आर्टिकल 55 क्लॉज 1 में बोला गया है। और दूसरा कि नंबर ऑफ वोट्स कैसे उसको पैरिटी होगी, एक एमएलए की वोट की क्या वैल्यू है, एक एमपी की वोट की क्या वैल्यू है, ये हम देखते हैं। देखिए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए क्या है। एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। सपोज दिल्ली में अगर हमारी बात करती हूँ मैं, 5 करोड़ पॉपुलेशन है और दिल्ली में जो है आपकी 70 सीट्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्टेड सपोज मान के चलते हैं, एक मिनट फॉर एग्जांपल ले लूँ, 70 सीट्स है तो 70 हो गए, तो इसको हम करेंगे तो ये आपकी एक वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए आ जाएगी। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे एमपी की, तो एमपी में क्या होगा? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलए प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। ठीक है। तो इससे हमारी वैल्यू ऑफ एमपी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी आ जाएगी। तो हम बात करते हैं इलेक्टोरल कोटा के बारे में। इलेक्टोरल कोटा में बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट के कितनी कैसे इलेक्शन कैसे होता है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है बेसिकली वो होता है कैसे? by way of proportional representation by means of a single transferable vote, और वो भी एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू। ये बात करता है आपका आर्टिकल 55 क्लॉज 3। एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है, मतलब इसमें क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब अगर सपोज आपके पास 4 कैंडिडेट्स हैं ए बी सी डी, इन चारों ने इलेक्शन लड़ना है और आप ये एक पर्सन है, सपोज एबीसी एक नाम का पर्सन है, अब इसको वोट देना है, तो ये वोट इन चारों को देगा लेकिन अपनी प्रेफरेंस देगा कि मैं सी को फर्स्ट दे रहा हूँ, बी को सेकंड दे रहा हूँ और ए को थर्ड दे रहा हूँ और इसको फोर्थ दे रहा हूँ। ये वोट सबको देगा बट अपनी प्रेफरेंस देगा। तो फिर क्या होता है उसके बाद? आपके धीरे धीरे सपोज आपके डी वाले को सिर्फ मिले हैं सपोज 10 वोट, ए वाले को मिले हैं 50 वोट और सी वाले को मिले हैं 20 वोट और बी वाले को मिले हैं 45 वोट्स। अब जो सबसे लीस्ट जिनको वोट मिले हैं, और आपको जो क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको एटलीस्ट इलेक्शन जीतने के लिए आपको 60 सीट्स तो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप इलेक्शन जीत सकते हो। तो अब इसमें क्या होगा? एलिमिनेशन करेंगे हम। अब वोटिंग जो है, अब डी वाले की जो सबसे लीस्ट काउंट है, इन 10 के हम बैलेट पेपर खोलेंगे अब और इसमें देखेंगे कि सेकंड नंबर पे किसको प्रेफरेंस दी हुई है। तो सेकंड नंबर पे जिसको प्रेफरेंस दी हुई है वो वोट्स जो है उनकी कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह की एलिमिनेशन प्रोसेस चलते चलते जैसे ही वो सिक्योर नंबर हमें डाटा मिल जाता है, वोट्स मिल जाते हैं, तो वहां पर ही हम दूसरे उस कैंडिडेट को हम विनर डिक्लेयर कर देते हैं। तो फिक्स क्या इसमें लिखा हुआ है? डिक्लेयर्ड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर अ फिक्स कोटा ऑफ वोट्स। जैसे ही वो फिक्स कोटा ऑफ वोट्स मिल जाएंगे तो वो आपका प्रेसिडेंट का कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका इलेक्टोरल कोटा का जो फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अगर आपके इलेक्शन में कोई भी, अगर आपको लगता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ भी डिस्प्यूट हुआ है या कोई डाउट है, तो वो डाउट सारे के सारे कौन क्लियर करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपीएससी में भी आया हुआ है और आपके अदर जुडिशरी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है।
ठीक है। अगर आपको सपोज सुप्रीम कोर्ट के पास आपका केस जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये जो इलेक्शन है ये वॉइड है, और मीनवाइल जब तक आपका सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन नहीं आता है आपकी, तो उस ड्यूरेशन में आपके प्रेसिडेंट ने जो भी डिसीजंस लिए होंगे वो सारे के सारे वैलिड माने जाएंगे। बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ सच डिक्लेरेशन वो सारे आपके वैलिड माने जाएंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं टर्म के बारे में कि कितनी टर्म होती है। जो आपके जो प्रेसिडेंट की टर्म होती है आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में बात किया गया है 5 साल के लिए। और 5 साल हम कब से काउंट करेंगे, ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। 5 ईयर हम काउंट करते हैं फ्रॉम द डेट ही एंटर्स द ऑफिस। बहुत ऑप्शन आपको दिए थे एक बार, ओथ की ओथ जिस दिन से वो ओथ लेता है, या जिस दिन वो इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, नहीं जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करता है उस दिन से वो 5 ईयर्स काउंट होते हैं। अब बात करते हैं रेजिग्नेशन की, कि रेजिग्नेशन कैसे होगा। अगर कभी भी आपके प्रेसिडेंट को, हमारे प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना होगा तो वो एक लेटर लिख सकते हैं बाय राइटिंग अ लेटर टू दी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वो लेटर लिख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो लेटर किसको देगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा भी कौन है आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपने मेरी सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल की वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है थोड़ी बहुत सिमिलर है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट, थोड़ी बहुत सिमिलर है। तो इम्पीचमेंट वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, इम्पीचमेंट वर्ड हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए। आपने न्यूज में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट या फिर ठीक है। तो इम्पीचमेंट वर्ड हम एक्सक्लूसिवली यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए। और ये आप इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है क्यों, इसका रीजन। तो इम्पीचमेंट के लिए जो ग्राउंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 56 क्लॉज 1 क्लॉज बी में, वो है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, इसकी कोई डेफिनेशन हमें प्रोवाइड नहीं की गई है, तो देर इज नो सच डेफिनेशन। ठीक है। आर्टिकल 61 में आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस दी हुई है, जो प्रोसेस अभी हम लेटर ऑन इसी वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है। तो उसका कोई मीनिंग नहीं दिया गया और आज तक कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। अब बात करते हैं एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। एक्सपायरेशन ऑफ टर्म क्या होती है, आर्टिकल 56 क्लॉज 1 क्लॉज सी में आपका दिया हुआ है 5 साल बाद होती है। और जब तक 5 साल के बाद, सपोज अभी कोरोना ईयर चल रहा है सपोज फॉर एग्जांपल, और सपोज रामनाथ कोविंद जी की टर्म इस साल पूरी होनी थी, बट ड्यू टू सम सिचुएशन हम उनको आगे इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, रामनाथ कोविंद जी जो है वो अपना जो है जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं अपॉइंट होते, ही विल कंटिन्यू, जब तक उनका सक्सेसर ज्वाइन नहीं करेगा वो अपनी जो टर्म है उसको कंटिन्यू करके रखेंगे। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ही आपका टर्म पूरा होने वाला होता है तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। क्या हमारे जो प्रेसिडेंट है दोबारा से री इलेक्शन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, और कितनी बार, फॉर एन टाइम्स। लेकिन यूएस में क्या है, सिर्फ मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए आप, 2 टर्म्स के लिए आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप एन टाइम्स भी कर सकते हो। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। अगर मुझे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करनी है तो मेरे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना होगा, अगर मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो व्हाट क्वालिफिकेशन शुड आई पोजेस। तो सबसे पहले क्या होगा, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल अंटिल ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बट सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे, हम इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो 5 तरीके से एक्वायर करते हैं। पहली आपको दिख रही है बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, और बाय, ये थर्ड हो गया आपका बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट, और बाय नोटिफाइड डेट। इन 5 तरीके से हम एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो आपकी जो सिटीजनशिप हो वो फर्स्ट 2 कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली हो, बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन। तो बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखते हैं। तो बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी एनिमी कंट्री के ना हो, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। आप कोई भी एनिमी कंट्री से बिलोंग नहीं करने चाहिए। दूसरा, आपका गुड करेक्टर होना चाहिए। तीसरा, गुड करेक्टर मतलब नो क्रिमिनल ऑफेंस, आपने कोई क्रिमिनल केस ना चल रहा हो आपके। तीसरा, 14 ईयर्स तक आपका इंडिया में आना जाना लगा रहा हो, प्लस लास्ट का जो 1 ईयर है वो आप कहीं इंडिया में आपने जॉब करी हो।
फोर्थ है आपको जो हमारा शेड्यूल 8 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने शेड्यूल वाली वीडियो में बहुत क्लियरली बताया है, आप वो पढ़ सकते हो, देख सकते हो वीडियो। शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस डिफाइन की गई है, आपको लैंग्वेज बोलनी पढ़नी लिखनी आनी चाहिए। और लास्ट क्लॉज कहता है नेचुरलाइजेशन का, अगर अगर सपोज यूएस इंडिया के लोगों को बाय नेचुरलाइजेशन वहाँ की सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रही है और एलिजिबल कर रही है, तो आप भी उनको बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब टिट फॉर टैट। तो इंडिया भी उनको करेगी, अगर हम कोई और कंट्री नहीं कर रही तो हम भी नहीं करेंगे, एक टू वे प्रोसेस हो गई है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये किसकी है, लेकिन बाय रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है डे अकॉर्डिंग टू द कंट्री और टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है, आप मिनिमम 35 ईयर्स के होने चाहिए और आप यू शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपकी सेकंड कंडीशन है वो है कि आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी के अंदर होल्ड नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं ओथ के बारे में। ओथ रेफॉर्मेशन के बारे में, ओथ जो भगवान में बिलीव करते हैं, रेफॉर्मेशन जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। आपको जो ऑफिस की जो ओथ लेनी होती है, जब भी आप ओथ लोगे तो आप किसके आगे ओथ लोगे बताइए, सीजेआई के आगे। सीजेआई, अगर सीजेआई अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल। ठीक है। और दूसरी चीज जो ओथ है उसमें आप क्या स्वेयर करते हो, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप फेथफुली एग्जीक्यूट करोगे ऑफिस, ठीक है, आप प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करोगे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को, और लास्टली टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा हुआ है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेते हैं तो वो किस चीज को प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की और डिफेंड करने की बात करते हैं, या फिर क्या क्या वो उसमें बोलते हैं। ठीक है। अब बिना ओथ लिए आप वहां पे नहीं बैठ सकते हो, बिफोर एंटरिंग द ऑफिस यू मस्ट हैव टू टेक द ओथ। और जब भी, या फिर सपोज अगर आपको कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट भी है, आपके बहुत बार एक्टिंग प्रेसिडेंट भी है बैठ चुके हैं, अगर कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट भी है, अगर आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो भी होगा वो भी ऑफिस में आने से पहले आपकी ओथ जो है वो लेंगे। तो ओथ का आर्टिकल है आपका आर्टिकल 60। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के बारे में। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना कि जी इम्पीचमेंट का ग्राउंड मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या है आपका, ओनली ओनली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं की गई है, तो इट इज अबाउट द जुडिशरी, हाउ डू इंटरप्रेट द वर्ड। तो सबसे पहले जो भी आपके खिलाफ चार्जेस है वो आप इनिशिएट कर सकते हो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, आइदर लोकसभा और आइदर राज्यसभा में वो इनिशिएट हो सकते हैं। फिर वो जो चार्जेस होते हैं, सेकंड स्टेप होता है, वो चार्जेस जो है वो चार्जेस को एटलीस्ट 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, अगर लोकसभा की बात कर रही हूँ तो एटलीस्ट 1/4 जो है, मोटा मोटा मैं मान सकती हूँ 100 के आसपास, ठीक है, 1/4। और अगर राज्यसभा की बात कर रही हूँ तो वहां पर भी 1/4 दोनों में लिया जाएगा, किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकते हैं। और प्लस साथ में एक 14 डेज का नोटिस जो है प्रेसिडेंट को दिया जाता है। उसके बाद वो जो नोटिस है वो स्पीकर एडमिट करेगा, एडमिट होने के बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगा और उस मोशन को क्या होगा, 2/3 की मेजोरिटी से, 2/3 की मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। 2/3 की मेजोरिटी से अगर वो पास हो जाता है, उसके बाद वो जो मोशन है आपका दूसरे हाउस में ट्रांसफर होगा, और दूसरे हाउस जो है उस पर्टिकुलर चार्जेस को जो आपने प्रेसिडेंट के ऊपर लगाए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो चार्जेस आपको लगता है कि वो सही है, तो फिर उस पर वोटिंग होगी, और वो वोटिंग किससे होनी चाहिए, अगेन 2/3 की मेजोरिटी से। अगर फिर वो बिल दोबारा 2/3 की मेजोरिटी से पास हो जाता है तो फाइनली प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाएगा। ठीक है। तो इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में। दूसरी चीज, जब प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जब हमने इलेक्टोरल कॉलेज देखा था तो हमने देखा था कि उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस इलेक्टेड एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली, यूटी आपकी, जेएनके और आपकी पुडुचेरी। अब जब इम्पीचमेंट प्रोसेस में है तो इसमें आपके कौन कर सकते हैं, इसमें आपके इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। इसमें आपके कोई भी यूटी के मेंबर, कोई भी स्टेट के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन में जब हुआ था तो इसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में देर कांट पार्टिसिपेट। तो नॉमिनेशन वाले जो मेंबर्स हैं उनको इसमें चांस मिल जाता है, वो भी सिर्फ किसके, लोकसभा के एंड राज्यसभा के। अब बात करते हैं वैकेंसी की, कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में कब कब वैकेंसी हो सकती है, जब उनका एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर हो जाएगा, मतलब 5 साल पूरे हो गए, या वो रेजिग्नेशन दे देंगे बाय राइटिंग अ लेटर टू दी
वाइस प्रेसिडेंट। दूसरा, या फिर इनकी इम्पीचमेंट हो जाए, या फिर उनकी डेथ हो जाए, या फिर व्हेन ही इज डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस। तो इन जो पहले केसेस है, अगर एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, 5 साल पूरे हो गए लेकिन अभी न्यू प्रेसिडेंट नहीं आए, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, तो ऑनगोइंग प्रेसिडेंट जो होगा वो कंटिन्यू करेगा ऑफिस को। ठीक है, ऑनगोइंग प्रेसिडेंट ही कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर वो रेजिग्नेशन दे देंगे तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, जब तक कि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं आ जाएगा, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। अगर इम्पीचमेंट में भी क्या होगा, आपके वाइस प्रेसिडेंट ही एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह, बट मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए होता है ये। ठीक है, और डेथ पर भी यही रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट ही एज्यूम करेंगे, और इस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, और लेकिन क्या होगा, बाय अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए, और विद इन द 6 मंथ्स इट इज द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू हेल्दी इलेक्शन, आपको जो इलेक्शन है उनको करे, इलेक्शंस करवाए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखना है, ये आपको मैंने सारा बता दिया है, व्हेन एक्सपायरी कब होगा, जब भी होगा तो प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जनरल इलेक्शंस जो है वो उसमें आपके कोई भी अगर डिले होगा, इट इज अ ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू होल्ड द इलेक्शंस, इलेक्शन कराने के लिए। और अगर कोई, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अगर आपका अवेलेबल नहीं है, इन केस वहां पर वैकेंसी है, तो सीजीआई जो होगा वो इन ऑफिस को होल्ड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम बाकी का जो होगा इसके बारे में, जो इनकी पावर्स क्या है, पार्डनिंग पावर्स क्या है, वीटो पावर क्या होती है, ये सारी हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे प्रेसिडेंट की। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं फिर जल्दी आऊँगी इस वीडियो का सेकेंड पार्ट लेकर। टिल देन, थैंक यू।